गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, जिसमें से नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को आपस में ज्वाइन करना है जिसकी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर, और देखना है कि क्वाड्रिलेटरल जो बन के आती है उसकी सारी साइड्स कितनी सेंटीमीटर की है और सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्ट करते हैं हम इसको बोर्ड पे। ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आ गई और दूसरी हम इसी पे ओके, ये ऐसे जॉइंट नहीं होगी, ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों आपस में जॉइंट हो गई। इनको जॉइंट करने के बाद क्योंकि हमारे पास सारी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे। सबसे पहले सारी साइड्स कितनी है 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के होंगे। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे बनाई है इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो ये जो एंगल आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, ये 60, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे जो साइड्स है सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या थी 4 सेंटीमीटर थी, और इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनी है इसकी भी सारी साइड्स कितनी आई है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड्स तो इक्वल आएंगी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस all sides of an equilateral triangle are equal, so the lengths of all sides of the given quadrilateral are equal। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करने के बाद क्वाड्रिलेटरल बनी है, इसका मतलब इसकी भी सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया साइड के बारे में। अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमने देख लिए थे, सभी कितने होते हैं 60 डिग्री के। तो इसका मतलब है लिख सकते हैं हम क्या, द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। लिखेंगे द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एंगल B फाइंड आउट करना है। एंगल B दो एंगल से मिलके बना है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल ABD प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, प्लस एंगल CBD। इन दोनों से मिलके बना है और दोनों की वैल्यू क्या है, एंगल D इज इक्वल टू इस एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री
और इस एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। दोनों मिलके कितना हो गया, सॉरी ये एंगल बी, ये यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर। अब बारी आती है एंगल डी की। एंगल डी भी इसी तरीके से दो एंगल से मिलके बना है। एंगल डी इज इक्वल टू किससे मिलके बना है, एंगल ए डी बी प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल सी डी बी, इन दोनों से मिलके बना है। तो यहाँ पे एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और एंगल डी कितना आ गया 120 डिग्री। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल आई है उसकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल आए हैं, दो 60 डिग्री के और दो हमारे पास आए हैं 120 डिग्री के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक काइट जिसके डायगोनल्स आपको दे रखे हैं, एक 6 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 है, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC के लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और लेट इट मीट AC एट O, कि ये O पे मिलता है और O इज द मिड पॉइंट लिख देंगे। सो O इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे थर्ड में, विथ सेंटर O, with center O and radius 3 centimeter, draw an arc, draw an arc to cut the bisector above AC, above AC, label that point, लिखेंगे लेबल दैट पॉइंट D। सेम इसी तरीके से O को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की और नीचे की साइड कट करवाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे 4th पॉइंट पे विथ सेंटर O, विथ center O and radius 5 centimeter, draw an arc, draw an arc to cut the bisector below AC, label that point B। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5th पॉइंट पे इन सभी को ज्वाइंट कर देंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन A to B, B to C, C to D and D to A। 6 पॉइंट में लिखेंगे जो क्वाड्रिलेटरल हमारी बन के आएगी वो क्या होगी, ABCD इज द रिक्वायर्ड काइट। ठीक है, ये हो गए हमारे कंस्ट्रक्शन के सारे स्टेप्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे।
सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है यहाँ पे, जो कि कितना है, जो क्या है AC, जिसको नाम देंगे, और यहाँ पे O आपने लेना है इसका मिड पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, यहाँ पे अब आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, चाहे तो आप कंपास की हेल्प से करें या फिर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से करें। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख के यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के और डायरेक्ट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कंपास की हेल्प से करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि लगभग 7 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 6 सेंटीमीटर तो कम से कम आपको आपके कंपास को ओपन करना होगा। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। कम से कम आप अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, फिर A पे रखेंगे और एक आर्क आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर सेम 6 सेंटीमीटर का ओपन करते हुए आपको एक आर्क लगानी है यहाँ पे और दूसरी आर्क आपने लगानी है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको स्केल की हेल्प से इन दोनों ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से, और इसको नीचे की साइड, ये थोड़ा सा मेरा डिफरेंट हो गया है, आप इसको ठीक से जब ड्रॉ करेंगे या आर्क लगाएंगे तो आपका ठीक आएगा ये। तो इस आर्क को मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ओपन करवाया है, उसके बाद में आप इसको करेंगे। 6 क्यों ओपन करवाया है, ताकि हमें ये जो लाइन, ये जो बाइसेक्टर हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इस पे हम इजीली मेजरमेंट कर सकें 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लाइंस थोड़ी बड़ी दिखेंगी बजाय कि 5 सेंटीमीटर के, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा कट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास A और C। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि O को सेंटर मानते हुए आप अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद यहाँ पे रखेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक आर्क हो गई 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर। अब आपने अपने कंपास को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, कलर डिफरेंट कर देती हूँ ताकि दिखे। ये आर्क लगाएंगे आप 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये मैंने सीधी लगाई, आर्क इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गई और ये हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसको नाम देंगे हम, यहाँ पे B नाम देंगे और इसको नाम देंगे D। अब आपने इन सभी को ज्वाइंट कर देना है। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ थोड़ी छोटी बनी है, ये लगभग आगे तक आएगी ताकि आपकी ये जो काइट बनेगी ये परफेक्ट बन के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको ज्वाइंट कर देंगे। ये आपको दिखने में कुछ और दिख रही होगी, लेकिन जब आप ठीक से इसको मेजरमेंट करके ड्रॉ करेंगे तो आपकी काइट ही बनेगी। ठीक है, ये 4 के लगभग दिख रही होगी, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे स्टेप्स बताएं आप उसी तरीके से करेंगे तो आपकी ये काइट बन जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ये 3 सेंटीमीटर, बीच वाली ये 3 सेंटीमीटर आएगी, ये यहाँ पे इस तरीके से आएगी और इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ऐसे बनेगी। तो ये आपका परफेक्ट काइट बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपको 2 ट्रेपेजियम्स दिए गए हैं जिनमें से आपको एक एंगल दिया गया है, बाकी के आपको फाइंड आउट करने हैं। इसमें आपको 2 एंगल्स दिए गए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दोनों ही बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। ये देख रहे हो आप, दोनों साइड्स इक्वल है, इसका लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारे पास है एक ट्रेपेजियम, इसको हम एक नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, A B C और D। यहाँ पे आप देखोगे कि AB पैरेलल टू DC। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। अब अगर हम यहाँ पे हमें ये पता है कि AB पैरेलल टू DC है, तो यहाँ पे
AD को ट्रांसवर्सल मानेंगे। और आपको प्रॉपर्टी अगर याद है तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट करती है तो ये जो इंटरनल एंगल्स बनेंगे इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड AD इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, AL है, वो थोड़ा पीछे चला गया, दिखाई नहीं दिया होगा, अब दिख जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल D इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री के इक्वल। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कितना होता है, 180 डिग्री। एक एंगल हमें दे रखा है 135 डिग्री जो कि है एंगल A प्लस एंगल D, वैल्यू कितने के बराबर, 180 डिग्री। अब यहाँ से आप एंगल D को फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल D को मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ये हो गया एंगल D। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो एंगल D है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ क्या, 45 डिग्री। अब बचा हमारे पास क्या, एंगल C। ये दोनों ही लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा से लिखेंगे हम कि लाइन AB पैरेलल टू DC एंड यहाँ पे BC इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हम BC को एक ट्रांसवर्सल मानेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि एंगल B प्लस एंगल C इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री के इक्वल। इन दोनों को क्या ये पैरेलल और इसको ये BC, ये हो गई हमारे पास BC जो इनको दोनों को कट करती है। ये हो गई CD, ये हो गई AB। क्लियर, इसको ट्रांसवर्सल मानते हुए इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल। दोबारा से लिख देंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्लियर, अब यहाँ पे हम एंगल B का हमें पता है क्या, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C को फाइंड आउट कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल C आप लिख देंगे क्या, 75 डिग्री। इसी तरीके से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट और इसको भी हम नाम दे देंगे क्या, ABCD। आप चाहें तो दूसरे नाम भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि AB पैरेलल है DC के। ठीक है, AB पैरेलल है DC के। आप AD को क्या मान ले, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड DA या फिर AD इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल यहाँ पे आपको A दे रखा है कितना, 100 डिग्री। 100 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल D को फाइंड आउट कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, वैल्यू कितनी आई, 80 डिग्री। तो ये एंगल लिख देंगे हम क्या, 80 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। अब
क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम है, तो आपको याद होगा कि लास्ट में जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि अगर ये दोनों की लेंथ अगर सेम है या फिर ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, यहाँ पे लेंथ अगर सेम है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, डी और सी क्या होगा, इक्वल होगा, ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंगल डी इक्वल है किसके, एंगल सी के, जिसकी वैल्यू क्या है, 80 डिग्री। या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर हम इसी की तरह निकाल सकते हैं कि ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइंस है जिसको बी सी एक ट्रांसवर्सल कट करती है। ठीक है, या फिर सी भी एक ट्रांसवर्सल इन दोनों को कट करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, हेयर ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो क्या देन एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा ये, वही सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर ये दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखाई रही हूँ, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि एंगल बी हमारे पास कितना है, 100 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हमने देख लिया 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी यहाँ से आएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, वैल्यू कितनी आई, 80 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तब भी इतना ही आएगा क्योंकि सेम इक्वल साइड है और इक्वल साइड्स पे बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो मैंने यहाँ पे लिखा वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करवाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ सबसे पहले, ताकि आपको ये जो तीनों क्वेश्चंस है वो ठीक से समझ में आ जाएं। बुक के लास्ट में आपको एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्क्वेयर्स। ये क्या है, रोम्बस। ये जो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर है, ये आपके पास है रोम्बस। और ये येलो कलर की है, ये सारी क्या है, ये ओवल शेप, ये क्या है, काइट है। इसका मतलब है कि स्क्वेयर्स और रोम्बस काइट हो सकती हैं। ठीक है, स्क्वेयर और रोम्बस काइट होती हैं, लेकिन सभी काइट्स को हम स्क्वेयर या रोम्बस नहीं बोल सकते। आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि स्क्वेयर और रोम्बस ये काइट होती है। ठीक है, दूसरा कि स्क्वेयर जो होती हैं, स्क्वेयर और रोम्बस मिलके रेक्टेंगल होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्वेयर रोम्बस रेक्टेंगल मिलके पैरेललोग्राम होती है, और स्क्वेयर रोम्बस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ये सभी मिलके क्या बनती है, ट्रेपीजियम बनती है। ठीक है, काइट ट्रेपीजियम नहीं है, ये अलग है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखेंगे तो बाकी के तीनों क्वेश्चंस आपको अभी समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स। सबसे पहले आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में हम
वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आपकी बुक के लास्ट में दिया ही गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई क्या, रेक्टेंगल्स, और बीच में इसके अंदर ही कर देंगे हम क्या, स्क्वेयर्स। उसके बाद में ये पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद में आप देख लेना। ये हो गया इतना। इसके बाद में कलर चेंज कर लेते हैं। ये थर्ड डायग्राम, उसके बाद में ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम्स। इसको लिख लेते हैं पहले, क्या क्या लिखा है हमने। ये जो हो गई अपने पास, इसको लिखेंगे स्क्वेयर्स। उसके बाद में ये यहाँ पे दूसरा कलर इसमें दिखाई देगा कि नहीं देगा पता नहीं, ये डाल देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, रोम्बस, ठीक है। उसके बाद में ये जो साइड में बचे, ये हमारे पास है क्या, काइट, ये वाली। ये और इसके साथ में ये भी रोम्बस और स्क्वेयर, ये जो कंप्लीट ओवल शेप है, ये सारी क्या है, काइट्स है। इसके बाद में ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल्स। ये जो ग्रीन कलर आया है कंप्लीट, ये भी साथ में शामिल है। ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल्स। इसके बाद में बारी आती है किसकी, पैरेललोग्राम्स की। यहाँ पे पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे इसके ऊपर से है, अब ये जाएगा नहीं इसके ऊपर। इस तरीके से ये हो गया। ये सारी की क्या है, पैरेललोग्राम। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये मर्ज हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट जो है ये सारी क्या होंगी, पैरेललोग्राम्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी है और पैरेललोग्राम्स भी हैं, तो कौन सी है ऐसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, रोम्बस। रोम्बस इज, आंसर लिखेंगे फर्स्ट का, रोम्बस इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। किस तरीके से, अब आप कहेंगे स्क्वायर भी तो है, लेकिन स्क्वायर्स क्या होती है, रोम्बस ही होती है, ठीक है। इसलिए ओनली रोम्बस लिखा। ये देखो, ये जो पॉइंट है ये आता है काइट में भी और ये पैरेललोग्राम में भी आता है। तो यहाँ पे जो रोम्बस है वो क्या है, काइट भी है और पैरेललोग्राम भी। स्क्वायर्स जो होती है वो रोम्बस ही होती है, इसलिए हम लिखेंगे ओनली रोम्बस, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है, कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए रेक्टेंगल। क्या ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी हो और जो रेक्टेंगल भी हो। क्या आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम से देखो, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए रेक्टेंगल और काइट की, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल
that is both kite and a rectangle। किस तरीके से हो सकती है, देखो रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल के जो एंगल्स हैं वो कितने 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के भी तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और काइट की क्या होती हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी भी तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तो ये क्या करते हैं, जो स्क्वायर है वो दोनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, इसलिए जो स्क्वायर है वो एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी है और जो रेक्टेंगल भी है। ठीक है, अब बारी आती है कि थर्ड क्वेश्चन की, इज एवरी काइट अ रोम्बस, क्या हर काइट रोम्बस हो सकती है? इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? अगर नहीं तो आपको करेक्ट रिलेशनशिप बताना है इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के बीच में। अब आप इस डायग्राम से देखो जो आपकी बुक में लास्ट में दिया गया है कि यहाँ पे आपको क्या हर काइट आपको रोम्बस दिखाई दे रही है? यहाँ पे ये इतनी सारी काइट्स बच गई जो कि रोम्बस नहीं है। ठीक है, तो ये जो बोला गया है कि एवरी काइट इज अ रोम्बस, ये गलत है। अगर ये बोला जाता कि एवरी रोम्बस इज अ काइट तो बोल सकते थे कि यस ये करेक्ट है। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या कि नो एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन, नो एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। करेक्ट इसकी रिलेशनशिप क्या होगी, लिखेंगे करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगी, एवरी रोम्बस इज अ काइट। ठीक है, करेक्ट जो रिलेशनशिप है उसको लिखेंगे एवरी रोम्बस इज अ काइट but not every kite is a rhombus। क्लियर, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब बारी आती है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगल्स दी गई है एक है PAIR, दूसरी आपको दे रखी है RODS। दो रेक्टेंगल्स हैं, आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल IOD। और एंगल IOD कौन सा है यहाँ पे, ये IOD, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप इन दोनों रेक्टेंगल्स को देखेंगे तो आपको देखने से क्या पता चलेगा, प्रॉपर्टी याद करो कि एंगल्स जो बनते हैं इन साइड्स पे वो क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक एंगल का पता है, क्या, ये जो बड़ा एंगल है एंगल O, ये क्या है कंप्लीट 90 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री का है, ये हमें पता है। इस एंगल O को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम IOR नहीं लिखेंगे, या तो आप इसको लिख लें ROD या फिर DOR, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट O जो एंगल है वो 90 डिग्री का दिया गया है। हमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल कौन सा, ये सबसे पहले हम ये एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एंगल हमें पता है कितना है 90 डिग्री का। कैसे है, क्योंकि ये कॉर्नर है किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के कॉर्नर्स कितने होते हैं 90 डिग्री के। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस PAIR एंड RODS are two rectangles। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल RIO, ट्रायंगल RIO में हम ये तीनों एंगल्स, ये ट्रायंगल ले रहे हैं RIO, ये वाली ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल IRO प्लस एंगल IOR प्लस एंगल RIO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमें पता है एंगल IRO गिवन है कितना 30 डिग्री, प्लस एंगल IOR ये हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे एंगल IOR प्लस एंगल RIO ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मैं ऊपर लिख देती हूँ, पहले लिख लेना एंगल RIO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, ये आप ऊपर लिख लेना। ठीक है, यहीं कहीं पे लिख लेना, उसके बाद में ये ट्रायंगल स्टार्ट करना। इसका सम कितना है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे आप एंगल IOR प्लस 90 प्लस 30 डिग्री कितना हुआ 120 डिग्री, इक्वल कितने के 180 डिग्री के। यहाँ से आपको एंगल IOR मिल गया कितना 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल IOR की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास IOR, मीन्स ये जो एंगल हमें चाहिए था वो कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से एंगल IOD को फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल, यहाँ पे IOR की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, एंगल IOD इज इक्वल टू ये एंगल छोटे वाला IOD कैसे लिखेंगे यहाँ पे 90 एंगल O माइनस, ठीक है, एंगल IOR। कंप्लीट एंगल O में से ये जो कॉर्नर है रेक्टेंगल का, इसमें से अगर मैं एंगल IOR को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एंगल IOD। तो यहाँ से एंगल IOD इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल IOD इसकी वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। प्रोटेक्टर का नहीं करना तो हम कंपास का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डायगोनल दिया गया है और स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा एंगल हमारे पास, दूसरा डायगोनल भी क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर का। प्रॉपर्टी याद हो गई तो इजीली करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करना दिखा दूंगी। नंबर 1 लिखेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे AC, जिसकी लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड इसका एक मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे एंड मार्क इट्स मिड पॉइंट एज O। नंबर 2 स्टेप लिखेंगे, विद O एज सेंटर एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ AC, मीन्स 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा हम जो रेडियस है वो रखेंगे ताकि हम उस पर आर्क बना पाए। एंड रेडियस
greater than half of AC ब्रैकेट में लिख सकते हैं at least 1 मिनट, गलत लिख दिया, at least 4 सेंटीमीटर, ठीक है, at least 4 सेंटीमीटर। क्लियर? हाफ ऑफ AC, ड्रॉ arcs above and below AC from points A and C। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, जो आर्क बनी है उन दोनों आर्क्स को हमने आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो नंबर 3rd स्टेप है join the arc intersection to get a line perpendicular to AC and passing through O से पास होनी चाहिए जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन रहेगी। नंबर 4th पे लिखेंगे अगेन with O as center and radius equal to 3 सेंटीमीटर। मार्क, आपको पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं B और D। मार्क, क्योंकि आर्क जो बनाई थी वो हमने 3 सेंटीमीटर से बड़ी बनाई थी। मार्क पॉइंट्स B and D ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, लास्ट में 5th स्टेप में क्या करना है कि आपने सभी को आपस में कनेक्ट कर देना है। 5th पॉइंट, जॉइन A to B, B to C, C to D and D to A। लास्ट में जो हमारे पास आएगी वो रिक्वायर्ड स्क्वायर रहेगी। 6th नंबर पे लिखेंगे ABCD is the required square with a diagonal of 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स बता दिए हैं, अब कंस्ट्रक्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है यहाँ पे AC। ठीक है, AC की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, जो कि हमें दे रखी है। कंप्लीट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट लेने की वजह से ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का तो यूज़ नहीं करना है। अब आप लेंगे एक कंपास और कंपास की हेल्प से आपको क्या करना है, कम से कम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कम से कम 4 सेंटीमीटर आप कंपास को ओपन करेंगे और इस तरीके से आप लगाएंगे आर्क। और इसी तरीके से आपको आर्क लगानी है नीचे की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे लगा लें। ठीक है, ये हो गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों आर्क्स को ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से ज्वाइंट करना है कि ये जो पॉइंट O है इनके बीच से ये लाइन पास हो। तो मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट करना है
और नीचे भी आपने इसको इसी तरीके से ज्वाइंट करना है। क्लियर। अब ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स हैं, तो जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये एक परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब जब आप ऐसे आर्क बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री का आएगा, ठीक है, क्योंकि आर्क बनाने से जो सीधी लाइन आएगी वो 90 डिग्री की होगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब आपको क्या करना है, कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है कंपास की टिप को और इस तरीके से आपने आर्क लगा देनी है 3 सेंटीमीटर की। इसी तरह यहाँ पे रख के आपने इस साइड एक आर्क लगानी है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो होगा ये पॉइंट डी नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे आप बी। और फिर आपने क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को आपस में इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करेंगे तो आपके पास ये एक स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ठीक से सारा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।